सोचिए, आपको एक हाई स्पीड ट्रेन के लिए 100 किलोमीटर लंबी एकदम सीधी पटरी बिछानी है। लेकिन जमीन ऊबड़-खाबड़ है, बीच में नदियां हैं और जरा सी भी चूक से ट्रेन पटरी से उतर सकती है। ये नामुमकिन सा काम आखिर किया कैसे जाता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, लेवलिंग। बिल्कुल, लेवलिंग वो कला और विज्ञान है जिससे हम जमीन के उतार चढ़ाव को नापते हैं ताकि हर चीज एक सटीक ऊंचाई पर बन सके। ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो इसी तकनीकी दुनिया की गहराइयों में ले जाते हैं। हमारा मिशन है इन जटिल आइडियाज को इतना आसान बना देना कि अगली बार जब कोई किसी रेलवे स्टेशन पर समुद्र तल से ऊंचाई का बोर्ड देखे तो उसके पीछे की पूरी कहानी आंखों के सामने आ जाए। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं ऊंचाई तो इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज की ऊंचाई तो हमेशा किसी दूसरी चीज के मुकाबले में होती है ना। सर्वे की दुनिया में वो शुरुआती बिंदु, वो 0 पॉइंट क्या होता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सर्वे में हर चीज रिलेटिव है। हम हवा में ऊंचाई नहीं नाप सकते। हमें एक शुरुआती सतह चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए जिसे हम तकनीकी भाषा में डेटम कहते हैं। आप इसे एक काल्पनिक जीरो लेवल की तरह समझ सकते हैं जिसके ऊपर या नीचे हम बाकी सब कुछ नापते हैं। इस पूरी चर्चा में हम ऊंचाई के लिए रिड्यूस्ड लेवल मतलब आरएल, एलिवेशन या हाइट जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे और इन सब का मतलब एक ही होगा, हमारे उस डेटम से किसी बिंदु की सीधी खड़ी दूरी। ठीक है, तो हमें एक डेटम यानी रेफरेंस सतह चाहिए। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। हमारी धरती तो गोल है और सच कहूं तो पूरी तरह गोल भी नहीं, कहीं से पिचकी, कहीं से उभरी हुई। स्रोतों में इसके लिए जियोइड जैसा भारी भरकम शब्द भी है। तो हम इस टेढ़े मेढ़े ग्रह पर एक भरोसेमंद जीरो लेवल कैसे तय करते हैं? देखिए, जियोइड पृथ्वी का असली थोड़ा बेडौल आकार है, जैसे कोई आलू हो। लेकिन जाहिर है हम हर गणना इस आलू जैसे आकार पर तो कर नहीं सकते। इसलिए हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए हम इसे लगभग 6371 किलोमीटर की औसत त्रिज्या वाला एक परफेक्ट गोला या स्फीयर मान लेते हैं और इसी गोले के आधार पर हम एक लेवल सतह की कल्पना करते हैं। एक मिनट, लेवल सतह, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई सपाट सीधी सतह। लेकिन अगर ये पृथ्वी जैसे गोले पर है तो ये सीधी कैसे हो सकती है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। लेवल सतह नाम के बिल्कुल उलट सपाट नहीं बल्कि घुमावदार होती है। सोचिए, जैसे किसी शांत झील या समुद्र की सतह होती है जो पृथ्वी की गोलाई के साथ घूमती है। तकनीकी तौर पर लेवल सतह एक ऐसी काल्पनिक घुमावदार सतह है जिस पर मौजूद हर बिंदु पृथ्वी के केंद्र से ठीक बराबर दूरी पर होता है। अच्छा, तो जैसे एक फुटबॉल की सतह होती है जो ऊपर से देखने में घुमावदार है, लेकिन उस पर चलने वाले एक कीड़े के लिए तो वो लेवल ही है। एकदम सही एनालॉजी है। इसकी एक और पहचान है। इस सतह पर कहीं भी अगर आप एक साहुल मतलब प्लम लाइन लटकाएंगे जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा बताता है, तो वो हमेशा सतह से 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इसी घुमावदार लेवल सतह पर खींची गई कोई भी लाइन लेवल लाइन कहलाती है। यहाँ मैं थोड़ा उलझ गया। आम भाषा में तो हम लेवल और हॉरिजॉन्टल को एक ही चीज मानते हैं। अगर मैं दीवार पर एक तस्वीर टांग रहा हूं तो मैं उसे लेवल ही तो करता हूं ताकि वो सीधी रहे। सर्वे में ये दोनों अलग कैसे हो गए? ये बहुत ही आम कंफ्यूजन है और इसे समझना जरूरी है। जब आप तस्वीर टांगते हैं तो आप असल में एक छोटी दूरी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे होते हैं। लेकिन सर्वे में जहां हम बड़ी दूरियों की बात करते हैं, ये फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। सोचिए, हमारी घुमावदार लेवल लाइन पृथ्वी के साथ साथ चल रही है। अब अगर आप उस लाइन पर किसी एक बिंदु पर एक सीधी रेखा खींचें जो उसे छूकर निकल जाए, एक टेंजेंट की तरह, तो वो सीधी रेखा ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो संक्षेप में लेवल लाइन घुमावदार है और हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी। समझ गया। मतलब छोटी दूरियों पर दोनों लगभग एक जैसी लगती हैं, लेकिन जैसे दूरी बढ़ती है पृथ्वी की गोलाई की वजह से लेवल लाइन नीचे की तरफ झुक जाती है जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी निकल जाती है। कमाल है। अच्छा, तो अगर हमें पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन डेटम या रेफरेंस सतह चुननी हो तो वो क्या होगी? स्रोतों में मीन सी लेवल का जिक्र है। मीन सी लेवल या MSL ही हमारा वो अल्टीमेट डेटम है। ये वो लेवल सतह है जिसके संबंध में हम पहाड़ों के चोटियों से लेकर घाटियों की गहराई तक सब कुछ नापते हैं। इसे तय करने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है।
इसके लिए किसी एक जगह पर 19 सालों तक लगातार समुद्र के ज्वार भाटे यानी पानी के उतार चढ़ाव का औसत निकाला जाता है। 19 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। कोई खास वजह है कि 19 साल ही क्यों, 10 या 20 क्यों नहीं? हाँ, ये कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे खगोल विज्ञान है। ये चंद्रमा के एक पूरे चक्र से जुड़ा है जिसे मेटोनिक साइकिल कहते हैं। लगभग 19 सालों में चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के वो सारे पैटर्न पूरे हो जाते हैं जो समुद्र में ज्वार भाटा लाते हैं। इतने लंबे समय का औसत लेने से ये पक्का हो जाता है कि हर तरह के ज्वार भाटे का असर हमारी गणना में शामिल हो, जिससे हमें एक बेहद स्थिर और भरोसेमंद 0 पॉइंट मिलता है। भारत के लिए ये MSL मुंबई के पास से लिया गया है। ये तो गजब की जानकारी है, लेकिन अब एक व्यवहारिक सवाल दिमाग में आ रहा है। अगर कोई सर्वेयर बिहार के किसी गांव में सड़क बना रहा है, तो क्या उसे हर बार ऊंचाई नापने के लिए मुंबई के MSL से रेफरेंस लेना होगा? ये तो नामुमकिन लगता है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमारे हीरो यानी बेंचमार्क की एंट्री होती है। बेंचमार्क जमीन पर बने ऐसे पक्के निशान होते हैं जिनकी ऊंचाई MSL से पहले ही बहुत सटीकता से नापकर तय कर दी गई होती है। ये हमारे लिए स्थानीय 0 पॉइंट की तरह काम करते हैं। अच्छा, तो ये बेंचमार्क हमें एक भरोसेमंद शुरुआती बिंदु देते हैं, जैसे किसी नक्शे पर यू आर हियर का निशान। ये कितने तरह के होते हैं? इन्हें हम 4 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर है GTS बेंचमार्क या ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। इन्हें सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे देश में बहुत ज्यादा सटीकता के साथ स्थापित किया है। ये हर 100 किलोमीटर के आसपास मिलते हैं। इन्हें आप देश के सर्वे सिस्टम का कंकाल मतलब स्केलेटन समझ सकते हैं, जो पूरे स्ट्रक्चर को थामे हुए हैं। और इस कंकाल पर मांस और त्वचा कौन चढ़ाता है? बहुत बढ़िया, वो काम करते हैं परमानेंट बेंचमार्क। इन्हें PWD जैसे सरकारी विभाग GTS बेंचमार्क्स के रेफरेंस से बनाते हैं। ये ज्यादा पास होते हैं। अरे वाह, मैंने ये रेलवे स्टेशनों पर सैकड़ों बार देखा है और हमेशा सोचता था कि ये सिर्फ एक रैंडम नंबर है। आज पता चला कि ये पूरे देश के सर्वे सिस्टम का एक हिस्सा है, एक परमानेंट बेंचमार्क। ये तो नजरिया ही बदल गया। जी हाँ, वो एक परमानेंट बेंचमार्क ही है। तीसरे होते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क। मान लीजिए एक सर्वेयर ने दिन भर काम किया, अब अगले दिन सुबह वहीं से काम शुरू करने के लिए वो किसी पत्थर या पेड़ पर एक अस्थायी निशान बना देता है। और आखिर में आते हैं आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। जब आसपास कोई भी ज्ञात बेंचमार्क ना हो तो सर्वेयर अपनी सहूलियत के लिए किसी पक्की चीज जैसे किसी बिल्डिंग के प्लिंथ को अपनी मर्जी से 100 मीटर मान लेता है और उसके हिसाब से बाकी गणनाएं करता है। और एक लंबा सा डंडा लेकर खड़े रहते हैं, वो असल में कर क्या रहे होते हैं? उस ट्राइपॉड वाली मशीन को ऑटो लेवल या डंपी लेवल कहते हैं और उस लंबे डंडे को स्टाफ कहते हैं, जिस पर मीटर और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। प्रक्रिया सीधी है। सर्वेयर ऑटो लेवल से स्टाफ पर रीडिंग पड़ता है। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि स्टेशन उस जगह को कहते हैं जहाँ स्टाफ रखा जाता है, न कि जहाँ मशीन रखी होती है। और इस दौरान वो कुछ खास तरह की रीडिंग्स लेते हैं, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड। इनका क्या मतलब है? जब आप मशीन को एक जगह सेट करते हैं तो सबसे पहली रीडिंग हमेशा बेंचमार्क पर यानी ज्ञात ऊंचाई वाले बिंदु पर लेते हैं। इसे बैक साइड कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें मशीन की ऊंचाई का पता चलता है। इसके बाद आप जितने भी अनजान बिंदुओं की ऊंचाई नापना चाहते हैं, उन पर स्टाफ रखकर जो रीडिंग्स लेते हैं, उन्हें इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। और अपनी मशीन को उस जगह से हटाने से ठीक पहले जो आखिरी रीडिंग लेते हैं, उसे फोर साइड कहते हैं। मान लीजिए हमें सिर्फ रीडिंग्स की एक लंबी लिस्ट दे दी जाए, तो क्या हम पहचान सकते हैं कि कौन सी बैक साइड है और कौन सी फोर साइड? स्रोतों में इसका एक तरीका बताया गया है। बिल्कुल पहचान सकते हैं। नियम बहुत सरल है। लिस्ट की पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होगी और आखिरी रीडिंग हमेशा फोर साइड। अब बीच में क्या होता है, जब हमें मशीन को उठाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ता है तो हम एक ही बिंदु पर 2 रीडिंग लेते हैं। मशीन हटाने से पहले वाली फोर साइड और नई जगह पर मशीन रखकर उसी बिंदु पर ली गई पहली रीडिंग बैक साइड। इसे पहचानने का एक और तरीका है, जब भी रीडिंग्स में अचानक एक बड़ा उछाल या गिरावट दिखे, जैसे 2.9 मीटर के ठीक बाद 0.4 मीटर आ जाए, तो समझ जाइए कि मशीन की जगह बदली गई है। वो 2.9 मीटर फोर साइड है और 0.4 मीटर अगली बैक साइड। और इन रीडिंग से जमीन के उतार चढ़ाव का भी पता चल जाता होगा। हाँ,
अगर आपकी रीडिंग्स लगातार बढ़ रही हैं, जैसे 1.2 मीटर, फिर 1.8 मीटर, फिर 2.5 मीटर, तो इसका मतलब है कि स्टाफ नीचे की ओर जा रहा है, यानी जमीन में ढलान या फॉल है। और अगर रीडिंग्स घट रही हैं, जैसे 2.5 मीटर, फिर 1.8 मीटर, फिर 1.2 मीटर, तो मतलब स्टाफ ऊपर की ओर जा रहा है, यानी जमीन में चढ़ाव या राइज है। तो उसका मतलब ये हुआ कि लेवलिंग कोई एक तरीका नहीं बल्कि एक पूरा टूल बॉक्स है। जैसी जरूरत वैसा औजार। कुछ रोजमर्रा के काम के लिए हैं तो कुछ खास मुश्किलों के लिए। चलिए कुछ सबसे दिलचस्प औजारों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। लेवलिंग के दो मुख्य वर्ग हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेवलिंग में हम स्टाफ को सीधे उस बिंदु पर रखकर रीडिंग लेते हैं। इसी में ज्यादातर औजार आते हैं, जैसे सिंपल लेवलिंग छोटे एरिया के लिए है जहां मशीन को हिलाना नहीं पड़ता। डिफरेंशियल लेवलिंग लंबे रूट के लिए है जहां बार बार मशीन शिफ्ट करनी पड़ती है। एक और है फ्लाई लेवलिंग। ये सर्वे का रैपिड एक्शन फोर्स है। जब किसी इलाके का बस एक मोटा मोटा अंदाजा लेना हो तो तेजी से सिर्फ बैक साइड और फोर साइड लेते हुए आगे बढ़ते हैं, बीच के बिंदुओं को छोड़ देते हैं। और उस सवाल का क्या जो मैंने शुरू में पूछा था, अगर दो बिंदुओं के बीच कोई नदी या गहरी खाई आ जाए तब क्या करेंगे? स्टाफ को पानी के बीच में तो नहीं रख सकते। उस मुश्किल के लिए एक खास औजार है रेसिप्रोकल लेवलिंग। इसमें हम नदी के दोनों किनारों से एक दूसरे की तरफ रीडिंग्स लेते हैं। इससे पृथ्वी की गोलाई और मशीन की अपनी छोटी मोटी गड़बड़ियों का असर भी खत्म हो जाता है और हमें नदी के पार वाले बिंदु की सटीक ऊंचाई मिल जाती है। और इनडायरेक्ट लेवलिंग क्या है? ये तो जासूसी जैसा लग रहा है। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इनडायरेक्ट लेवलिंग में हम ऊंचाई नापने के लिए दूसरे वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं जब स्टाफ रखना मुमकिन ना हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हम दूरबीन से किसी ऊंची मीनार का कोण और उसकी दूरी नापकर ट्रिग्नोमेट्री से उसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। और भी तरीके हैं क्या? हाँ, दो और बहुत दिलचस्प तरीके हैं। एक है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, जो वायुमंडलीय दबाव पर आधारित है। हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का दबाव कम होता जाता है, तो बैरोमीटर से दबाव नापकर हम ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, जो पानी के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पे काम करता है। रुकिए, क्या मतलब? पानी कितनी डिग्री पर उबल रहा है, इससे ऊंचाई का पता चल सकता है? ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है क्योंकि ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होने से पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। तो अगर आपके पास एक बहुत संवेदनशील थर्मामीटर है तो आप पानी उबालकर बता सकते हैं कि आप समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। ये बहुत सटीक नहीं है, लेकिन पहाड़ों में अंदाजा लगाने के लिए एक कारगर तरीका है। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये सारी रीडिंग्स लेने के बाद कागज पर असल में ऊंचाई की गणना कैसे होती है? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसमें हम सबसे पहले बेंचमार्क के आरएल में बैक साइड की रीडिंग जोड़कर मशीन की अपनी ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या एचआई निकाल लेते हैं। एक बार एचआई पता चल गया तो वो एक रेफरेंस बन जाता है। अब किसी भी नए बिंदु का आरएल निकालने के लिए बस एचआई में से उस बिंदु पर ली गई रीडिंग को घटा दीजिए। और दूसरा तरीका? दूसरा है राइज एंड फॉल मेथड। ये थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें एक चेक भी होता है। इसमें हम किन्हीं भी दो लगातार रीडिंग्स की तुलना करते हैं। पिछली रीडिंग में से मौजूदा रीडिंग को घटाते हैं। अगर जवाब पॉजिटिव आया तो मतलब राइज हुआ है, अगर नेगेटिव आया तो फॉल। फिर नए बिंदु का आरएल निकालने के लिए पिछले बिंदु के आरएल में इस राइज को जोड़ देते हैं या फॉल को घटा देते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही कमाल के जुगाड़ का जिक्र है, इन्वर्टेड स्टाफ। ये क्या भला है? ये एक बहुत ही चतुर तकनीक है। मान लीजिए आपको किसी बन रहे फ्लाईओवर की नीचे की छत या किसी मेट्रो टनल के अंदर की छत की ऊंचाई नापनी है। वहां तो आप स्टाफ को जमीन पर सीधा खड़ा नहीं कर सकते। सही बात है। तो क्या सर्वेयर स्टाफ को छत से सटाकर उल्टा लटका देगा? बिल्कुल। स्टाफ को उल्टा पकड़ा जाता है, यानी शून्य वाला सिरा ऊपर छत से सटा होता है और बढ़ती हुई रीडिंग नीचे की तरफ होती है। अब यहाँ गणित थोड़ा बदल जाता है। इस उल्टे स्टाफ पर जो भी रीडिंग आती है उसे हम नेगेटिव मतलब माइनस मानकर चलते हैं। तो इससे गणना पर क्या असर पड़ेगा? याद है हमारा फॉर्मूला था नया आरएल बराबर है एचआई माइनस रीडिंग। अब रीडिंग खुद नेगेटिव है तो समीकरण बनता है आरएल बराबर है एचआई माइनस माइनस रीडिंग, और हम सब जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो असल फॉर्मूला बन जाता है
RL बराबर है HI प्लस रीडिंग। ये उस बिंदु की ऊंचाई को हमारी मशीन की ऊंचाई में जोड़ देता है, जो सही भी है क्योंकि हम जमीन से ऊपर की किसी चीज को नाप रहे हैं। वाह। तो आज की चर्चा को समेटें तो हमने लेवलिंग की पूरी दुनिया की सैर कर ली। पृथ्वी के जियोइड आकार से शुरू करके मुंबई के मीन सी लेवल के पीछे के 19 साल के राज को समझा, रेलवे स्टेशन के बेंचमार्क के महत्व को जाना और यहां तक कि नदी के पार या किसी छत की ऊंचाई नापने के अनोखे तरीकों को भी देखा। बिल्कुल, हमने लेवल सतह और हॉरिजॉन्टल सतह जैसे जरूरी अंतरों को भी स्पष्ट किया। हमने समझा कि बेंचमार्क कैसे एक विशाल राष्ट्रीय सिस्टम को हमारे स्थानीय प्रोजेक्ट से जोड़ते हैं, और हमने डायरेक्ट बनाम इनडायरेक्ट लेवलिंग के पीछे के अलग-अलग तर्कों को भी देखा कि कब हमें सीधा नापना है और कब वैज्ञानिक जासूसी करनी है। इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। श्रोताओं में सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब का भी जिक्र है, यानी लेवलिंग मशीन के अंदर वो जो छोटा सा बबल होता है वो जरा सी हलचल पर कितनी तेजी से अपनी जगह बदलता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि ट्यूब के अंदर कौन सा तरल पदार्थ है, अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म। सोचने वाली बात यह है कि सर्वे जैसे इतने सटीक काम में मशीन की संवेदनशीलता को संतुलित करना कितना जरूरी होगा। ना तो इतनी ज्यादा कि हवा के एक झोंके से भी बबल नाचने लगे, और ना ही इतनी कम कि एक छोटी सी गलती का पता ही ना चले। सही औजार चुनना ही आधी जंग जीतना है।